कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, मेरे दोस्तों लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी के डिमांड पर ज्योग्राफी का यानी भूगोल विषय का क्लास 12 का टॉप 120 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो दोस्तों आपके कल के होने वाले एग्जाम में डायरेक्ट सवाल इससे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को आप लोग बारीकी से समझते चले और मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलो। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। दोस्तों इसके बाद बैक टू बैक जो है, अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस रहा तो और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आएंगे। तो इस चैनल को अगर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी है, हु रोट एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेडजेल जो होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। इसका आंसर जो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। हु फर्स्ट यूज द टर्म पॉसिबिलिज्म जो है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर्स भी आप लोग देते चलिएगा ताकि मुझे पता चल सके आप लोग का तैयारी कितना अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ न्यू डिटरमिनिज्म। तो दोस्तों यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेलर जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि द फिलोसोफर ऑफ डिटरमिनिज्म वाज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि फिलोसोफर ऑफ डिटरमिनिज्म वाज जो है इसके आंसर क्या होगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए नियतिवाद के विचारक कौन थे, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए क्योंकि ये जैक में पूछा गया सवाल है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन रिलेटेड होगा आपसे पूछा भी जाएगा दोस्तों, उसका आंसर आप लोग नीचे बताते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान में जो है 51% जो है औसत घनत्व है, याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में विश्व का जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, 51% जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं क्या पूछा गया, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया इन विच आइलैंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज फाउंड। तो यहां पे जो ऑप्शंस दिया गया ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है जावा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते क्या पूछा गया, वर्तमान में विश्व में नगरीय ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात कितना है। तो ग्रामीण जनसंख्या का जो है प्रतिशत अनुपात जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 6 पूछा गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे नाइजर जो होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 7 में क्या पूछा गया, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम मानव सूचकांक का देश है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नॉर्वे। क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉर्वे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मानव विकास का स्तंभ है पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज। तो दोस्तों पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में आपका जो भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं, चाहे आप बात करें इक्विलिटी का यानी आपका समानता का, सशक्तिकरण यानी इंपावरमेंट का, और गरीबी यानी पॉवर्टी। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे एक को छोड़ के बाकी जो है दोनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा दोस्तों, ए और बी दोनों। ठीक है, यानी आपका समानता भी और सशक्तिकरण दोनों ही यहां पे करेक्ट है, यानी आपका जो है ऑप्शन ए एंड बी बोथ जो है करेक्ट है, यानी इक्विलिटी एंड इंपावरमेंट दोनों इसका जो है ह्यूमन पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया, संग्रहण व्यवसाय प्रचलित है तो गैदरिंग एक्टिविटी जो है क्या प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये आपको पूछा गया किस लिए प्रचलित है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस काफी हम लोग जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चंस को देखना भी है, टाइम आप लोगों के पास काफी कम है दोस्तों। पूछा गया चावल धान की खेती संबंधित है। तो चावल धान की खेती जो है संबंधित है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गहन निर्वाह किसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा
कुटीर उद्योग नहीं है, तो कुटीर उद्योग नहीं है पूछा गया दोस्तों। तो देखिए ये सभी जो है इसको छोड़ के, ये सभी ऑप्शंस इसमें कुटीर उद्योग पे जो है आएंगे, ठीक है। किसको छोड़ के? चीनी को छोड़ के। आपको नहीं पूछा गया तो नहीं में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाकी सभी जो है कुटीर उद्योग के ही एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है। ये जितने भी देख रहे हैं ये सभी कुटीर उद्योग के एग्जाम्पल है। किसको छोड़ के? चीनी बनाना को, फॉर्मेशन ऑफ शुगर जो है आपका कुटीर उद्योग में शामिल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? Which of the following is the secondary activity? तो आप लोग क्लास 9 में ही पढ़ा हुआ है कि आपका प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया में कौन कौन आता है। तो यहाँ पे जो है प्राथमिक, ये जो डॉक्टर वाला देख रहे हैं ये तो तृतीयक में आ जाएगा, सेवा क्षेत्र में आएगा। शिक्षक भी आपका सेवा क्षेत्र में आएगा, यानी तृतीयक क्षेत्र में आएगा। और एग्रीकल्चर जो है कृषि, वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यहाँ पे जो औजार बनाने वाला, जो मशीनरी टूल्स वगैरह बनाने का प्रोसेसिंग का काम आता है, वो आपका आ जाता है द्वितीयक में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं क्या पूछा गया कि खनन क्रिया है, तो खनन क्रिया आता है आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संचार साधनों की सुविधा है? तो दोस्तों ये जो 40 नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए जो होगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा? तो मैंने काफी अच्छे से मॉडल सेट 1 में इसके बारे में आप लोग को एकदम डीपली करके बताया दोस्तों। वो लगभग 1 घंटे का वीडियो है, आप लोग अच्छे से अगर देख लेते हैं तो उससे रिलेटेड जो उस वीडियो को देखे होंगे उसका बहुत सारा आंसर्स इसी में सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं जो पूछा गया विश्व में सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, तो दोस्तों इसका 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सी नदी तेल नदी कहलाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइजर जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सपन अधिवास को विभिन्न विद्वानों ने जो है, यहाँ पे याद रखिएगा पूछा क्या गया है? सघन होगा दोस्तों, यहाँ पे सपन हो गया, यहाँ पे सुधार लीजिएगा सघन होगा, ठीक है। तो सघन अधिवास को विभिन्न विद्वानों ने किस नाम से पुकारा है? गलत का जोड़ बनाइए। तो दोस्तों जो यहाँ पे सभी ऑप्शंस जो देख रहे हैं वो सभी सही है, हमको गलत को पकड़ना है। तो गलत वाला जो है दोस्तों ये वाला सघन बस्ती जो है, ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, ठीक है। बाकी जितने भी ऑप्शंस दिए गए वो सभी सही है, किसको छोड़ के? ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है, तो ग्रामीण बस्तियों के दोस्तों आप सभी जानते हैं 4 प्रकार है। रूरल सेटलमेंट्स आर 4 टाइप्स। क्या क्या होता है दोस्तों? आपका अर्बन होता है यानी शहरी होता है, दूसरा ग्रामीण यानी रूरल, तीसरा कॉम्पैक्ट यानी सघन, और तीसरा जो होता है दोस्तों डिस्प्रेस्ड होता है यानी बिखरा हुआ होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका 4 प्रकार के होते हैं, आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आप लोग नीचे इसके चारों नाम को आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 19, किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक अधिक थी? ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में पूछा गया, यूनियन टेरिटरी में पूछा गया 2011 के अकॉर्डिंग, तो आपका न्यू दिल्ली जो होगा दोस्तों यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग पूछा गया। आप लोग बताइएगा कि 2011 के अनुसार, ठीक है, राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है? ठीक है, भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और किस राज्य का सबसे जनसंख्या घनत्व कम है? और एक क्वेश्चन दोस्तों नीचे कमेंट कीजिएगा कि कौन सा राज्य जो है जनसंख्या में सबसे अधिक है और कौन सा राज्य जनसंख्या में सबसे कम है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य का क्षेत्रफल जो है भारत में सबसे अधिक है और किस राज्य का क्षेत्रफल भारत में सबसे कम है, ये भी नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? लद्दाख क्या है? तो लद्दाख जो है दोस्तों आपका एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर जो और लद्दाख को जो है 2 यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। ठीक है, एक तरफ लद्दाख और एक तरफ आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर और आपका लद्दाख जो है अभी वर्तमान में क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रवास के प्रकार, तो यहाँ पे जितने ऑप्शन ये सभी आप लोगों को बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन पूछा गया, ऑल ऑफ दिस जो होगा दोस्तों यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आते हैं? तो कहाँ आते हैं दोस्तों? आपका महाराष्ट्र में आते हैं। और आप सभी जानते हैं कोविड के टाइम में आप लोगों ने देखा कि झारखंड में कितने अधिक संख्या में लोग जो है वहां काम रोजगार के लिए गए हुए थे, और कोविड के समय में जो है जब कोविड का सिचुएशन चला तो कितने लोगों को आने में जो है अपने अपने प्रदेश लौटने में कितना ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो आप सभी
भी उससे अंदाजा जो है लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इमिग्रेंट्स का जो अगर बात किया गया तो आपका महाराष्ट्र जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों देख सकते हैं, मानव विकास सूचकांक 2014 संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी। तो दोस्तों आपका जो है याद रखिएगा, यहाँ पे तो ऑप्शन में 130 दिया गया, लेकिन याद रखिएगा 100 जो है दोस्तों आई थिंक 135 जो होगा यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। 135 था, याद रख लीजिएगा। यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग जो है 130 उसके नजदीक है, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आप बताइएगा कि 2000 जो है अभी जो करंटली जो है ह्यूमन इन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत कितना रैंक है, ठीक है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि यहाँ तो 130 हो गया, आप लोग वर्तमान में बताइएगा कि भारत का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है नंबर में कितने रैंक पे है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं मॉडल सेट 1 जो है ऑब्जेक्टिव वाला आप लोग देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव वाला कोई क्वेश्चंस भी आप लोग का मॉडल सेट का अपलोड कर दिया गया, उसको भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं आज रात तक अपलोड कर दूंगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसी एक स्त्री साक्षरता न्यूनतम है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो है थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्य में किस एक में स्त्री साक्षरता कम है, ठीक है। तो कौन सा स्टेट ऐसा है जहां स्त्री यानी फीमेल लिटरेसी रेट जो है आपका कम है पूछा गया, ठीक है। लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट पूछा गया है, तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा आपका हो जाएगा बिहार जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन में से, भिलाई किस वर्ग से संबंधित है, तो भिलाई बिलोंग्स टू विच क्लास, तो औद्योगिक नगर से जो है ये भिलाई संबंधित है, इंडस्ट्रियल टाउन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, हुबली किस राज्य में है, तो हुबली किस राज्य में है दोस्तों आप सभी जानते हैं, हुबली जो है दोस्तों 26 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हुबली किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, आपका कर्नाटका जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए हुगली अलग है, हुगली बोलता तो वो आपका कलकत्ता में है, जानते हैं हम लोग, तो वो कलकत्ता वाला वो हुगली एक नदी है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपको बोला गया हुबली का बात किया गया, तो हुबली जो है आपका याद रखिएगा कर्नाटका में है। यहाँ पे अगर वेस्ट बंगाल दिया रहता ऑप्शन में तो आप लोग फंस सकते थे, ठीक है। तो हुबली अलग है और हुगली अलग है दोस्तों, यहाँ हुबली बोला है तो आपका कर्नाटका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोला गया रबी फसल है, रबी क्रॉप्स इज, ठीक है। तो यहाँ रबी फसल कौन सा है दोस्तों जो ठंड के दिनों में बोया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं इसका कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर के महीने में रबी फसल जो बोई जाती है, तो कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पे गेहूं जो आप लोग देखते हैं कि ठंड के दिनों में गेहूं बोया जाता है, तो रबी फसल किस पे आ जाएगा आपका, इसमें रबी फसल पूछा गया तो गेहूं यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं जितने ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, चॉकलेट पूछा गया, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है, तो आप सभी जानते हैं कोको का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोको करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, सिंचाई का कारण है, तो कजेज ऑफ इरिगेशन दोस्तों पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं इरिगेशन के कारण आप लोग का मिट्टी का प्रकृति जो है वो उस पर भी दिक्कत होता है, सुखाड़ पड़ता है, वर्षा की अनिश्चितता देखने को मिलती है, यानी ऑल ऑफ दिस जो है दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगरा का नहा, तो आगरा कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश लखनऊ में, तो यहाँ पे आपका जो है उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, आगरा नहर पूछा गया था। 31 में पूछा गया निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं झारखंड जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा, और धनबाद को तो आप सभी जानते हैं झारखंड राज्य में धनबाद जो है कोल कैपिटल इंडिया के रूप में जाना जाता है, जहां से मैं हूं दोस्तों, ठीक है। और मेरे घर के सामने जो है झरिया है, जहां का झरिया का कोल माइंस तो आप सभी जानते हैं, तो ये काफी ज्यादा फेमस है, जहां पे आप लोगों पढ़े भी होंगे देखे भी होंगे कि वहां के झरिया में जो है नीचे की तरफ जो है कोयला भट्टियों में आग लगी हुई है। आगे चल के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ज्योग्राफी लेकर ऑनर्स कीजिएगा, तो आप लोग जब मास्टर्स कीजिएगा तो आप लोग को जो है रिसर्च के लिए भेजा जाएगा, जैसे आप जानते हैं कोयला का प्रकार होता है एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के कोयले के जांच के लिए भी आप लोग को भेजा जाएगा, तो भूगर्भ से रिलेटेड बहुत सारे चीजें जो है आप लोग को रिसर्च के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जब आइएगा तो हम लोग यहाँ पे भी आप लोग आके देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर मौका मिले तो आप लोग से जरूर भेंट करूंगा, रिजल्ट आप लोग बेहतर करिए, मेरे यही आप लोग से मनोकामना है, ठीक है। जितना हो सके अपना दमखम दिखा दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो है आप लोग
लोग का रिजल्ट, आप लोग का भले आप लोग के बारे में जो है कुछ करे या नहीं करे, लेकिन आपके अगर अच्छा रिजल्ट करिएगा तो आपके माता पिता का नाम रोशन होगा। वो भी जो है बाहर निकलेंगे तो एकदम बोलेंगे कि हाँ वो जो है लड़का मेरा है, ये बेटी मेरी है जिसने ऐसा रिजल्ट किया। देखिए उसका लड़के ने अच्छा रिजल्ट किया, उसकी बेटी दिन रात मेहनत करती थी, आज जाके ये मुकाम पर पहुंची है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट आप लोग का जो है आप लोग मेहनत ना करके आप लोग इंस्टाग्राम में दिन भर लगे रहें, फेसबुक पे लगे रहें और आप लोग का रिजल्ट ऐसा ना आए। ठीक है, तो बाद वाले जो है कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे। तो इसलिए दोस्तों अभी मौका है, अभी मौका में पढ़ लेना है और मौका को जो है आप लोग को चौका लगा देना है मौका में। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यूअसली जो मेहनत कीजिए, जो बुक है उसको बार बार पढ़ाई कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, बार बार रिपीट कीजिए और अच्छे से जाके तैयारी कीजिए। मैप वाला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों मैं बताने की कोशिश करूंगा आप लोग को जितना जल्द से जल्द हो सके। अगर आप लोग का डिमांड रहा तो मैप का भी जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, मेरे से जितना हो सके दोस्तों मैं आप लोग को मदद कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग के टाइम में इस तरीके के जो है टेक्नोलॉजीज वाले सिस्टम नहीं हुआ करते थे। तो दोस्तों आप लोग के पास मौका है कि आप लोग जो है डायरेक्ट हर एक चीज़ को आप लोग को पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो कभी कभी रात का 2 बज जाता है आप लोग के लिए मटेरियल तैयार करने में, स्कूल भी जाना पड़ता है मुझे पढ़ाने के लिए, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन हालांकि जितना हो सके मैं आप लोग को कंटेंट देता हूँ जो कि आप लोग एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया धात्विक खनिज है। ठीक है, तो धात्विक खनिज जो है पूछा गया दोस्तों 32 का जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे और जो है आपका करेक्ट आंसर में आ जाएगा। ठीक है, 32 का जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो है नीचे कमेंट करके बताइए कि 32 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो और भी बक्साइड टीन ये सभी जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये करेक्ट में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 में क्या पूछा गया, तो 33 का दोस्तों यहाँ पे जो पूछा गया आप लोग देख सकते हैं कि भारत में अनुसूचित जनजाति कितने प्रतिशत है। तो भारत में अनुसूचित जनजाति जो है दोस्तों आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है लगभग दिया गया है। तो सी के 9 वाले जो ऑप्शन है उसके अप्रोक्सीमेटली है दोस्तों, अगर नेट पे सर्च कीजिएगा तो 8.14% जो आप लोग को देखने को मिलेगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया 34 में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो आप सभी को पता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है सबसे लंबा रेल मार्ग है, और ये कहाँ है दोस्तों, कौन सा देश पे, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक अलग से सेट आप लोग के लिए बनाया गया, इसके बाद बैक टू बैक और भी सवाल रहेंगे। मीनाकंबकम जो है हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं चेन्नई में। तो दोस्तों एयरपोर्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से करके जाइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एयरपोर्ट वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए बताऊं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैप के साथ मैं आप लोग को हर एक चीज को बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देख सकते हैं क्या पूछा गया, मानव भूगोल के पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी फ्रेडरिक रेडजेल जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया, संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, घनत्व वाला नहीं जनसंख्या वाला देश पूछा गया। तो आप सभी जानते हैं चाइना, और सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया 38 पे, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है दोस्तों पूछा गया। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जावा, जो कि क्वेश्चन आप लोग का ये रिपीट हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो जावा दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ क्यूबा कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। ठीक है, क्वीन ऑफ क्यूबा वाला, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सुगर कैन यानी गन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों याद रखिएगा सूती वस्त्र के उद्योग के लिए जो है कॉटन टेक्सटाइल को जो है मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। कॉटन टेक्सटाइल जो होगा दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। स्वेज कैनाल, तो कैनाल के बारे में काफी अच्छे से मैंने एक एक चीज को आप लोगों को बताया भी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया स्वेज कैनाल जो है जोड़ती है, तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
भारत का सबसे बड़ा नगर है, तो भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों? तो मुंबई जो है ये करेक्ट हो जाएगा। मुंबई मायानगरी जो सबसे बड़ा आप लोग का जो है सिटी के रूप में जाना जाता है, जिसे फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया? संसार के किस देश में सबसे लंबा रोड लाइन है? अब रोड वाला क्वेश्चन भी आप लोग करके जाइएगा। पहला मैंने बताया एयरपोर्ट वाला क्वेश्चन, और दूसरा आप लोगों को बताया दोस्तों रेलवे वाला क्वेश्चन और रोड्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो रेलवे आपका हो गया, रेलवे लाइन वाला क्वेश्चन, रोडवेज क्वेश्चन, सड़क से संबंधित प्रश्न, और वायु से एयरपोर्ट से संबंधित प्रश्न जो है आप लोग करके जाइएगा। तो ये आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया संसार के किस देश में सबसे लंबा रोड लाइन है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा USA इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो जेनेवा में है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जेनेवा किस देश में, आप लोग नीचे वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? 100% शहरी जनसंख्या वाला देश है, तो 100% शहरी जनसंख्या वाला देश जो है दोस्तों सिंगापुर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? भारत में सबसे पुराना लौह तथा इस्पात उद्योग कौन है? तो विच इज द ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग का नाम क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और जो भी ऑप्शन आप टिक कीजिएगा उसका फुल फॉर्म भी आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? 47 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में कौन सा है वो नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो अनवीकरणीय स्रोत बोला गया है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ताप जो होगा, थर्मल जो होगा, ये इस पे अनवीकरणीय होगा। बाकी जितना देख रहे हैं वो नवीकरणीय है, रिन्यूएबल है सोर्स है। बाकी यहाँ पे नवीकरणीय पूछा गया, नॉन रिन्यूएबल पूछा गया, तो आपका थर्मल जो होगा, ताप जो होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 49 में क्या पूछा गया? बिग इंच जो है पाइपलाइन, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित की जाते हैं। तो क्या प्रवाहित किया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम। क्या प्रवाहित किया जाता है? पेट्रोलियम। ये बार बार जो है आप लोग देखिएगा जैक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये पूछा गया सवाल में, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? 50 नंबर क्वेश्चन। मुंबई हाई जाना जाता है, तो मुंबई हाई जो है जाना जाता है, मुंबई हाई इज नॉन फॉर, किस लिए जाना जाता है दोस्तों? पेट्रोलियम के लिए, खनिज तेल के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने अभी तक 50 क्वेश्चन कर लिया, और जल्दी जल्दी बाकी के क्वेश्चंस को भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 50 में से अभी तक कितना सही हुआ आप लोग नीचे मिला लीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या पूछा गया? मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुमारी सैंपल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था? कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, एलन चर्चिल सैंपल के द्वारा 1882 में दिया गया था इस स्टेटमेंट को। ठीक है, और इन्होंने जो है कहा था कि मानव मोम या प्लास्टिक के पुतले के समान है, इन्होंने ये भी बताया था। और साथ ही इन्होंने बताया था कि जो है जिस प्रकार जलवायु होती है वहां पर मानव की जलवायु का सीधा प्रभाव होता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों की जो निवासी होते हैं उनकी टांगें मजबूत होती है, उनका पीठ मजबूत होता है, क्योंकि वह पीठ पर जो है बोझ लेकर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों विरल जनसंख्या का एक क्षेत्र नहीं है, स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया के बारे में पूछा गया है। और स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया का मतलब क्या होता है आप लोगों को पहले बताया हम, कि अगर बड़े एरिया में जनसंख्या है और वहां लोग दूर दूर रहते हैं तो उसको स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया कहते हैं। और जो छोटा एरिया भी है और लोग सामने सामने रह रहे हैं, यानी रहने के लिए जगह भी ना हो, तो उसको डेंसली पॉपुलेटेड एरिया यानी सघन घनत्व वाला एरिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको
विरल घन जनसंख्या वाला एरिया पूछा गया, तो विरल जनसंख्या वाला एरिया जो है में लोग क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं। और ऐसा कौन सा जगह है देखने को मिलता है दोस्तों, तो ऑप्शंस में से जो है दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा गया। बाकी ये जो है दोस्तों अटाकामा हो गया, भूमध्य सागरीय प्रदेश हो गया, या ध्रुवीय प्रदेश, यहाँ पे जो लोग हैं बहुत कम जनसंख्या में पाए जाता है। ठीक है, मैंने अच्छे से बताया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ जमी होती है, तो यहाँ पे लोग जो है बहुत कम जनसंख्या में रहते हैं और ना के बराबर लोग देखने को मिलता है। चाहे उसके बाद भूमध्य सागरीय प्रदेश वाला एरिया हो, अटाकामा वाला एरिया हो, यहाँ पे जो लोग हैं बहुत कम जनसंख्या में रहते हैं और दूर दूर रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा गया कौन सा नहीं है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, दक्षिण पूर्वी एशिया, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है अधिक जनसंख्या में सामने सामने नजदीक नजदीक रहते हैं। ठीक है, ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष के लिए पूछा गया, तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष किसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों, मैंने काफी अच्छे से बताया हुआ था। प्रतिकर्ष और अपकर्ष दोनों जो है माइग्रेशन के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं माइग्रेशन का है, ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष के बारे में मैंने क्या बताया था दोस्तों आप लोगों को, कि जब क्या करें लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ठीक है, तो एक जगह आपका जनसंख्या में कमी होती है, दूसरी जगह जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, तो ये प्रवास के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो माइग्रेशन है इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। प्रतिकर्ष के बारे में मैंने क्या बताया था कि जब लोग जो है मजबूरी और विवश होकर अपने जगह को छोड़कर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रतिकर्ष। ठीक है, तो जब लोग मजबूरी या विवश होकर अपने जगह को छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रतिकर्ष यानी पुश फैक्टर। और पुश फैक्टर में मैंने क्या बताया था, हो सकता है वहां संसाधनों की कमी हो जाए, बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, गरीबी हो, या कोई आपदा आ जाए जैसे बाढ़, भूकंप वगैरह देखने को मिले, या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए या महामारी आए, तो लोग एक जगह को छोड़ के अगर बेबस होकर दूसरे जगह जा रहे हैं तो वो होगा आपका प्रतिकर्ष कारक यानी पुश फैक्टर। ठीक है, और अपकर्ष के मतलब क्या बताए थे, आकर्षक कारक दोस्तों इसको कहते हैं, यानी लोग जो है आकर्षित होकर, ठीक है, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा जाएगा आकर्षक कारक या अपकर्ष कारक, जिसमें लोग जो है ज्यादा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम देख के जाते हैं, आजीविका के अवसर को देखकर जाते हैं, अपना जो है क्लाइमेट देखते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट जो है बेहतर है इसलिए वहाँ जाते हैं, एजुकेशन के लिए अगर जा रहे हैं लोग, ठीक है, इच्छा से, अपनी इच्छा से जा रहे हैं, मनोरंजन के साधन को देखते हुए अगर एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जा रहे हैं, या बाजार मार्केट की जो है सुविधा है वो भी देखकर जा रहे हैं, तो वो आ जाएगा आपका पुल फैक्टर यानी अपकर्ष कारक में, यानी लोग अपनी इच्छा से जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पुश और पुल दोनों ही है ये आपके माइग्रेशन यानी प्रवास के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला आपको पूछा गया देश कौन सा है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला देश मैंने बताया था दोस्तों क्या है, आपका संयुक्त अरब अमीरात जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, UAE, ठीक है, इसका शॉर्ट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, पूछा क्या गया, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान ने दी, तो क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों यहाँ पे 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका डॉक्टर महबूल उल हक। ठीक है, आप लोग निको बोले थे, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया में इस चीज पर जो है किसका कंट्रीब्यूशन रहा है, किसका देन रहा है, इसका नाम नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये जो देख रहे हो दोस्तों ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री है। ठीक है, और आपको बताना है कि भारतीय कौन सा, इनमें से कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री जो है इसमें इनका योगदान रहा है, तो नीचे कमेंट करके वो बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। पूछा क्या गया कि निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं 6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गेहूं जो हो जाएगा, रोपण कृषि नहीं है। बाकी जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये कॉफी हो गया, गन्ना हो गया, रबड़ हो गया, रोपण कृषि होता है। रोपण कृषि के बारे में मैंने क्या बताया था दोस्तों कि रोपण कृषि मुख्य रूप से विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। रोपण कृषि जो है वाणिज्य कृषि का ही एक प्रकार है, जिसमें जो है चाय, गन्ना, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इस प्रकार की कृषि जो है बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि में बड़ी मात्रा में आपका लेबर और कैपिटल दोनों लगता है, किसमें, आपका प्लांटेशन में जो है, इस प्रकार के एग्रीकल्चर में। चलिए यहाँ पे नहीं पूछा गया था दोस्तों, तो आपका वेट हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन जो है आपका रोपण कृषि में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है, तो 7 नंबर जो है यहाँ पे पूछा गया। इसमें जो है दोस्तों आपका इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिया गया है वो सभी यूनियन टेरिटरीज है दोस्तों, और यूनियन टेरिटरीज में सबसे नंबर 1 में है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आप देख रहे हैं ये बी नंबर, वो यहाँ पे आपका
करेक्ट हो जाएगा। कौन सा नंबर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 121 करोड़ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। और एक कमेंट करके नीचे बताइएगा आप लोग कि किसको क्रेडिट दिया जाता है फर्स्ट सेंसस वर्ल्ड में करने के लिए, ठीक है। तो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना का श्रेय किसे दिया जाता है? आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा किस देश को विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय दिया जाता है। देश का नाम आपको बताना है। वर्ल्ड में कौन सा देश है, कंट्री है जिसका जो है सर्वप्रथम जिसने जनगणना कराया था, ठीक है। आपको यह भी बताना है कमेंट करके कि स्वतंत्र भारत में पहली बार कब जनगणना किया गया था, ठीक है। ये भी आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। और साथ में और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है दोस्तों, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, ध्यान से सुने होंगे तो, कि 2011 में जो है जनगणना हुआ, ये कितना नंबर का जनगणना हुआ, टोटल कितना नंबर का जनगणना हुआ, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपका ऑप्शन रहा 11वीं, 12वीं, आपका 13वीं या 15वीं। आप लोग इसमें से 4 ऑप्शन में से बताइएगा कि आप लोग का 2011 वाला जो जनगणना हुआ था हम लोग का, तो इसमें कितना नंबर वाला जनगणना हुआ था, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई दोस्तों, पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा नई औद्योगिक नीति के बारे में पूछा गया, इंडस्ट्रियल आपका पॉलिसी अनाउंसमेंट पूछा गया दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1991 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पूरा डेट अगर याद रखना है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि पूरा डेट क्या था। मैंने बताया हुआ था, क्या था दोस्तों? 24 जुलाई 1991। और इसी औद्योगिक नीति में दोस्तों जो है आपका LPG लाया गया था। क्या लाया गया था? LPG, ठीक है। उस समय तत्कालीन जो है आपका फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। वो वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने इस योजना को लाने में जिनका श्रेय जाता है, ठीक है। उस समय किनके कार्यकाल में जो है ये बना था, और उस समय के वित्त मंत्री का नाम, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताना है आप लोगों को नीचे कमेंट करके। एल का मतलब हो गया दोस्तों लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और जी का मतलब हो गया ग्लोबलाइजेशन। पूरा डेट अगर बात करें दोस्तों तो 24 जुलाई 1991 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, बहुत सारे ट्रिक्स के माध्यम से इस चीज़ को बताया था। यहाँ पे सभी जो है किसी ना किसी नदी तट पर स्थित है, जबकि भोपाल जो है शहर आपका किसी नदी तट पर स्थित नहीं है, और नहीं पूछा गया तो आपका भोपाल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या बताया था, कोलकाता जो है आप जानते हैं कोलकाता किसके नदी तट पर स्थित है? हुगली नदी तट पर स्थित है। आगरा जो है यमुना नदी तट पर, और पटना जो है आपका गंगा नदी तट पर स्थित है। क्या ट्रिक बताया था दोस्तों, याद रखिएगा। हरी का बाई से पटना, हरी का बाई से पटना, क्या बताया था दोस्तों? हरी का बाएं से क्या है? पटना है। हरी का बाएं से क्या है? पटना। तो ये जो ट्रिक था ये बताया था किसके लिए? गंगा नदी तट पर बसने वाले शहरों के नाम के लिए। तो ह से आपका हरिद्वार, ठीक है। का से हो गया आपका कानपुर, बा से हो गया बनारस, ई से इलाहाबाद जिसे हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं अभी, और प से हो पटना से हो गया आपका पटना, ठीक है। तो ये जो है गंगा नदी तट पर बसने वाले शहरों के नाम है, ठीक है। और क्या ट्रिक बताया था दोस्तों? बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बताया था। यमुना नदी वाला बता दिया था, कौन कौन सा? 3 नाम आप लोग को याद रखने बोले थे, आगरा दिल्ली मथुरा, आगरा दिल्ली मथुरा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी वाला क्या बताया था? सिकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद वाला क्या बताया था? अहमदाबाद जो है आप जानते हैं साबरमती के संग तूने किया कमाल, ये वाला गाना आप लोग सुने हुए हैं। तो अहमदाबाद जो है किस नदी तट पर स्थित है? तो साबरमती नदी तट पर स्थित है। और गुजरात में और एक है जो है शहर है, क्या नाम था दोस्तों? सूरत। क्या बताए थे? सूरत। क्या नाम बताए थे दोस्तों? सूरत जो शहर है वो किस नदी तट पर स्थित है दोस्तों? तो ताप्ती नदी तट पर, ठीक है। तो क्या बोले थे इसके याद रखने के लिए कि सुर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तप करना पड़ता है। सुर लगाने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? तप करना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखने बोले थे इस ट्रिक से। नेक्स्ट आप लोग क्या बोले थे दोस्तों? अयोध्या। तो अयोध्या जो है आपका किस नदी तट पर स्थित है? तो अयोध्या जो है दोस्तों आपको बताए थे, अयोध्या जो है आपका किस नदी तट पर? सरयू। कौन नदी तट पर दोस्तों? सरयू, ठीक है। तो ध्यान से आपको बोले थे ध्यान, और सर, ध्यान लगाते हैं तो हम मेरा कौन सा चीज़ यूज होता है? हम लोग का सर का यूज करते हैं, ठीक है। तो अयोध्या से याद रखिएगा ध्यान, और आपका सरयू से सर, ठीक है। तो अयोध्या हो गया आपका सरयू नदी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है।
और एक चीज मैंने बताया था दोस्तों, क्या जमशेदपुर जो है कौन सी नदी तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी तट पर स्थित है। क्या बताए थे कि सोना जमा हुआ है, स्वर्ण का मतलब सोना होता है ना, तो सोना क्या है? जमा हुआ है। तो सोना से याद रखेगा स्वर्ण रेखा और जमा से याद रखेगा जमशेदपुर। श्रीनगर का मैंने क्या बताया था दोस्तों? श्रीनगर जो है प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, लेकिन श्रीनगर के लोगों को जो है आतंकियों से काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो उन्हें लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा कौन परेशान करता है? आतंकी करते हैं। काफ़ी ज़्यादा वो लोग आतंकियों को झेलते हैं। तो याद रखने बोले थे श्रीनगर का हो जाएगा झेलम। कौन सा नदी तट पर? झेलम। ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक बताए थे उड़ीसा में राउरकेला जो है ब्राह्मणी नदी तट पर स्थित है। ठीक है, तो इनको याद रख लीजिएगा कुछ नदियों तट के नाम को, ताकि अगर क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आप लोग फंसे नहीं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, क्या पूछा गया? शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती? तो शुष्क कृषि में दोस्तों गन्ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुष्क कृषि में ज्वार भी आ जाएगा, आपका रागी भी आ जाएगा, मूंगफली भी आ जाएगा। ठीक है, शुष्क कृषि किसे कहते हैं दोस्तों? वैसी फसलों को कहते हैं जिसमें पानी की आवश्यकता कम होती है, यानी ऐसे एरिया में 50 से अगर 75 सेंटीमीटर के बीच जो है वर्षा देखने को मिलती है, तो वहाँ शुष्क कृषि किए जाते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल और भी कुछ एग्जाम्पल है, याद रख लीजिएगा। आपका आ जाएगा ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन, मूंगफली, ये सब इसमें आ जाएगा शुष्क कृषि में। तो इसको नाम को आप लोग याद रख लीजिएगा। जबकि ये जो गन्ना है दोस्तों, ये आपका आर्द्र कृषि में आ जाएगा। ठीक है, आर्द्र कृषि में जो है दोस्तों आपका वर्षा की मात्रा जो होती है 150 से 200 सेंटीमीटर तक होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। और इस ऐसी फसलों में दोस्तों पानी की मात्रा जो है सबसे अधिक चाहिए होती है। जैसे आपका जानते हैं बरसात के समय में जो हम लोग देखते हैं, क्या पानी की मात्रा अधिक होने के बाद जो है लोग जो है आपका धान की खेती करते हैं, रबड़ हो गया, चाय हो गया, गन्ना। ठीक है, तो इसमें जो है आपका गन्ना किस में आ जाएगा? आपका आर्द्र कृषि में आएगा दोस्तों। जबकि हमको बोला गया था कि कौन सा नहीं है, तो नहीं है में गन्ना, क्योंकि गन्ना आर्द्र में आएगा ना कि शुष्क में आएगा। शुष्क में बाकी सभी ऑप्शंस जो है शुष्क कृषि वालों का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसका है? तो सिंधु नदी का है, काफ़ी अच्छे से बताया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? तो हीराकुंड डैम जो है आप सभी को बताए हुए थे, ऑप्शन बी महानदी पर बनाई गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं, क्या पूछा गया? वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है? तो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी को नीचे कमेंट करना है, फटाफट कीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग जो है जानते हैं कौन सा होगा? पुणे जो होगा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चालवासी पशुचरण करने वाले कौन से जनजाति है? तो दोस्तों आप लोगों को बताया था काफ़ी अच्छे से, आपको कौन सा होगा? मसाई जो है चालवासी पशुचरण करने वाली जनजाति में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस जगह पे देखने को मिलता है? तो मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को कम किया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास के कारण जो है जनसंख्या में कमी देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो दोस्तों ये जो 19 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 18 में दोस्तों देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे याद रखिएगा 18 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके बुक के अनुसार, एनसीईआरटी बुक के अनुसार। ठीक है, लेकिन वर्तमान 2021 में याद रखिएगा स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर में है। अगर वर्तमान लगा के क्वेश्चन पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड टिक कीजिएगा। और अभी जो है 2021 के अनुसार जो है जो रैंक है 132 नंबर पे भारत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? निम्न प्रदेश में किसमें विस्तृत अनाज कृषि नहीं पाई जाती? तो विस्तृत अनाज कृषि नहीं पाई जाती है दोस्तों पूछा गया है। तो यहाँ विस्तृत अनाज कृषि जो है आपको अमेजन क्षेत्र में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया है? भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व 2011 के अनुसार कितना है? तो दोस्तों 382 है। कितना है दोस्तों? 382 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 21 में? निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रवास का अपकर्ष या अनुकूल कारक है? तो अपकर्ष पूछा गया दोस्तों। तो ऑप्शन ए देख सकते हैं आपका महामारी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है दोस्तों यहाँ पे दिया गया आपका
राजनीतिक अस्थिरता, ऑप्शन सी दिया गया रोजगार के अवसर, ऑप्शन डी दिया गया जल की अनुपलब्धता। तो दोस्तों बाकी सभी ऑप्शन जो है लोग मजबूरी का बात किया जा रहा है, और मजबूरी वाला बात किया जाता है तो लोग आकर्षित होकर नहीं जाते, मजबूरी में जाते हैं, ठीक है। तो वो आपका अपकर्ष कारक में नहीं आएगा, ठीक है, तो वो आपका प्रतिकर्ष में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपकर्ष बोला गया, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आपका अपकर्ष बोला गया है, यानी पुल फैक्टर बोला गया है। तो पुल फैक्टर में यानी आकर्षित होकर कब जाता है, जब लोग देखेंगे कि जो हम रोजगार अच्छा मिल रहा है तब वो वहाँ जाएंगे अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो लोग अपने इच्छा से जा रहे हैं रोजगार के लिए, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया। मानव विकास सूचकांक वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, उसको एक बार अच्छे से, जितना भी मानव विकास सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन है सबको एक बार अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। चैप्टर खोलिए आज एनसीईआरटी बुक और उसको अच्छे से कर लीजिए। मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देश में भारत की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है दोस्तों, आपको पूछा गया है। तो दोस्तों 22 नंबर का जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 131वां जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नदी डेल्टाओं के सहारे अधिवास की किस जो है प्रतिरूप होते हैं। तो किस प्रतिरूप होते हैं दोस्तों, मैंने बताया था प्रतिरूप के बारे में, तो यहाँ आपको लोग को देखने को मिलेगा पंखा प्रतिरूप, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर में क्या बोला गया, आर्द्र कृषि कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है। तो मैंने अभी बताया दोस्तों आर्द्र कृषि के लिए, और जब शुष्क कृषि वाला क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने दोनों ही बता दिया। शुष्क कृषि के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि 75 सेंटीमीटर से कम चाहिए, लेकिन आर्द्र कृषि के लिए 75 से 200 सेंटीमीटर चाहिए। तो 75 से अधिक चाहिए, तो 75 से अधिक आपको कहाँ देखने को मिला दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर में क्या पूछा गया है, निम्न में से निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, तो भौम जल संसाधन का बात किया है, तो याद रखिएगा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आपका गंगा नदी में देखने को अधिक आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे क्या बोला गया, 26 पे बोला गया हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया दोस्तों। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डॉक्टर विलियम गॉड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर विलियम गॉड जो है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर यह वर्ड का बात किया गया है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि जनक पूछा जाता तब आपका क्या आंसर होता, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है फादर किन्हें जाना जाता है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही बताइएगा कि इंडिया में जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, क्या पूछा गया। 27 में पूछा गया भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइडेड की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1921 को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 पे भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो भारत में स्थानांतरित कृषि को दोस्तों मैंने कुछ नाम बताया था, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। भारत में स्थानांतरित कृषि को जो है झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, ये जो रोका ऑप्शन नंबर 1 देख रहे हैं, रोका कहाँ के जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा रोका ब्राजील में जाना जाता है। वियतनाम में जो है दोस्तों रे के नाम से जाना जाता है। और लदान जो है दोस्तों याद रखिएगा मलेशिया और इंडोनेशिया में जाना जाता है। उसके अलावा मैंने बताया था कि चेना याद रख लीजिएगा श्रीलंका में जाना जाता है। और कैनिन के बारे में बताया था, कैनिन जो है फिलीपींस में जाना जाता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हो दोस्तों, क्या बोला क्या है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो दो देशों के मध्य जो है व्यापार क्या कहलाता है दोस्तों, तो आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, दो देशों के मध्य व्यापार को इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कोची पतन अवस्थित है, तो कोची पोर्ट कहाँ अवस्थित है दोस्तों। देखिए पोर्ट वाला भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग अच्छे से करके जाइएगा, एकदम फिक्स रहता है पोर्ट वाला क्वेश्चन, इनका फेवरेट क्वेश्चन है जैक का। तो 30 वाला का जो आंसर है दोस्तों आपका कोची पोर्ट कहाँ है, केरल में। आप लोग बताइएगा इसमें से क्या किसी स्टेट में पोर्ट है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा बाकी ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। तो मैंने इसके बारे में अभी जस्ट डिस्कस किया, ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है मार्ग वो करेक्ट हो जाएगा। 32 देख सकते हैं, पनामा नहर के बारे में पूछा गया है। तो पनामा नहर के बारे में पूछा गया दोस्तों, तो याद रखिएगा पनामा नहर जो एक और अटलांटिक महासागर और दूसरी और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ याद रख लीजिएगा इसको, एक और अटलांटिक और एक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग बताइएगा कि कील नहर किन दो जो है महासागर को आपस में जोड़ती है।
दूसरा क्वेश्चन, स्वेज नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? यहाँ पे पनामा का तो मैंने बता दिया, प्रशांत और अटलांटिक। आप लोगों को बताना है कील नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है, और स्वेज नहर जो है किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है। आप लोग कील कैनल और स्वेज कैनल के बारे में भी नीचे कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोग को वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 पे पूछा गया है दोस्तों, देख सकते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? जो कि मैंने पहले अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आप लोग यहाँ मिल जाएगा, रशिया में है। ठीक है, रूस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 में क्या पूछा गया? पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा के बारे में काफ़ी अच्छे से बताए थे कि यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि आसम का जो है सिलचर, यहाँ पे जो है आसम का सिलचर से लेकर आपका गुजरात का कहाँ, गुजरात के पोरबंदर तक जो है आपका ये जोड़ता है। तो आसम सिलचर से गुजरात के पोरबंदर के बीच चौड़ी सड़क मार्ग को जो है पूर्व पश्चिम गलियारा यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है ये कहलाता है। ठीक है, और उत्तर दक्षिण गलियारा जो है, उत्तर दक्षिण यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी जो गलियारा है उसको किस नाम से जानते हैं? आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यानी कन्याकुमारी, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी वाला जो है गलियारा है, कॉरिडोर है, उसको किस नाम से जाना जाता है? आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि दोस्तों, क्योंकि मुंबई एक पतन है, पोर्ट है, मुंबई एक फाइनेंशियल सेंटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक कपास उद्योग के क्षेत्र के रूप में जाना जाए, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सब करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 50 और यहाँ पे 35 यानी टोटल कितना क्वेश्चन कर लिया दोस्तों? 85 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर लिया। आप लोग मिलाइए कि 85 में से आपका कितना आंसर करेक्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया, मानव भूगोल के जनक कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं फ्रेडरिक रेडजेल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथ्वी के तल के बीच का संश्लिष्ट अध्ययन है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा, आपका रेडजेल जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हिच कंट्री डिड फ्रेडरिक रेडजेल बिलोंग टू? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कहाँ के थे दोस्तों, आपका जर्मनी जो है ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक क्विक रिवीजन हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा क्या गया वो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन फंसना नहीं है, नहीं भी पूछा गया और सामाजिक भूगोल पूछा गया, तो सामाजिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ कृषि जो है याद रखिएगा, कृषि जो है सामाजिक भूगोल का क्षेत्र नहीं बल्कि ये आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है। बाकी सभी जो है दोस्तों यहाँ जो देख रहे हैं वो सामाजिक भूगोल का क्षेत्र है, नहीं पूछा गया दोस्तों, तो इसलिए आपका कृषि भूगोल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या जो है किस देश की है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या है जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है करेक्ट हो जाएगा, चाइना यानी चीन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा देश मॉनसून एशिया के अंतर्गत आता है? तो मॉनसून एशिया के अंतर्गत जो आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग पर निवास करती है दोस्तों? तो याद रखिएगा 2% भाग पर निवास करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सा पुल फैक्टर है? तो दोस्तों पुश और पुल मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया। पुल फैक्टर यानी अपकर्ष कारक जो लोगों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा रोजगार के अवसर जो है इस पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन जो है प्रतिकर्ष कारक में आ जाएगा, क्योंकि लोग मजबूरी में छोड़कर एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाते हैं, और ये सभी ऑप्शन जो है किससे रिलेटेड है दोस्तों, माइग्रेशन यानी दोस्तों प्रवास से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दिया गया दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 10 में, निम्नलिखित में से कौन जननांगी संक्रमण की क्या बोला गया प्रथम अवस्था है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, विश्व में किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 लटाविया में सबसे अधिक जो है पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा आयु वर्ग जो है
कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, 15 से लेकर 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोग जो है कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, वर्किंग जो है पर्सन के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे रिटायरमेंट जो है 60 साल माना जाता है कि लोग जो है देखिएगा रिटायर कब करते हैं, 60 साल में करते हैं। 60 साल जो के बाद जो है लोगों को पेंशन भी मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, वृद्धा पेंशन के रूप में। चलिए आगे को देख लेते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन। ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार की व्यवसाय में संलग्न है दोस्तों। यहाँ पे 13 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कृषि। क्या हो जाएगा, कृषि हो जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, भारत में किस बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या चाहिए दोस्तों। तो आपका कितनी जनसंख्या चाहिए दोस्तों, कम से कम चाहिए 5000 जनसंख्या चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया, डॉक्टर महबूब उल हक ने कराया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवन प्रत्याशा क्या है। तो जीवन प्रत्याशा क्या है दोस्तों, आप लोगों को बताया गया था। क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी दिया गया, तो इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबा और स्वास्थ्य जीवन जो है होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में विषुवत रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो याद रखिएगा विषुवत रेखीय प्रदेशों में जो है दोस्तों आप लोग क्या जानते हैं, इसमें ऑप्शन का नीचे करेक्ट आंसर लगाइएगा। आखेटक और संग्रहण का काम करते हैं, यानी हंटिंग और आपका भोजन को कलेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है। तो दोस्तों वेल्ड जो है आप लोग का अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, अगर दक्षिण अफ्रीका बोला जाता तो भी सही होता, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी याद रखिएगा। ये जो है घास जो है शीतोष्ण घास के मैदान है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रेरी अगर बोलता है तो उत्तरी अमेरिका होता। स्टेपी याद रखिएगा, स्टेपी जो है आप देख रहे हैं ये यूरेशिया में है। ठीक है, और उसके बाद जो ये डाउन्स देख रहे हैं, तो हम जब महाद्वीप का बात करते हैं दोस्तों, तो मैंने क्या बताया था कि सबसे डाउन में कौन सा महादेश है दोस्तों, आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो डाउन से याद रखिएगा घास के मैदान में आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये याद रखने के लिए बोला था। ठीक है, और कैंटरबरी के बारे में भी बताया था, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, और पंपास वाला भी खास करके याद रखने बोले थे, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया में किस पशु के पालन के लिए विश्व विख्यात है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है किस पशुपालन के लिए विश्व विख्यात है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भेड़। क्या हो जाएगा, भेड़ के लिए विश्व विख्यात है। ठीक है, तो भेड़ पालन के लिए ऑस्ट्रेलिया में ये विश्व विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे झूम कृषि के लिए जो है आपका याद रखिएगा कौन सा देश फेमस है दोस्तों, झूम कृषि यानी झूम कल्टीवेशन के लिए पूछा गया है। तो झूम कल्टीवेशन के लिए दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पूर्वी भारत जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया 21 नंबर पे, रोपण कृषि के अंतर्गत कौन सी फसल उगाई जाती है। तो रोपण कृषि के अंतर्गत जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चाय जो है रोपण कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिएगा कॉफी, केला, अनानास, गन्ना ये सभी जो है फसल रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया 22 नंबर में, किस फल को सुखाकर मुनक्का यानी किशमिश बनाई जाती है। तो अंगूर को सुखाकर जो है मुनक्का किशमिश बनाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हो दोस्तों, अंगूर की कृषि जो है किस प्रकार की कृषि है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, पूछा क्या किया, बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड किस आकार की आकृति का है। तो दोस्तों त्रिभुजाकार आकृति का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, किस निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो किस महाद्वीप का दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पूछा क्या गया है विच ऑफ द फ्लोइंग कंटिनेंट्स हैज द हाईएस्ट रेट पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया 26 पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन उद्योग को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक थे। उद्योग को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक जो है दोस्तों आपका चाहे जलवायु हो, कच्चा माल हो, ऊर्जा के स्रोत हो, क्लाइमेट, रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे सभी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दिस जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द रॉ मटेरियल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो दोस्तों 27 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 नंबर का आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कपास। ठीक है, कपास यानी दैट मीन्स कॉटन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है
2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वेयर इज शिकागो लोकेटेड, शिकागो कहाँ है दोस्तों, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्पीच दिया गया था और भारत क्यों विश्व गुरु है उन्होंने एक पहचान दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा लो इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं लो इस्पात क्षेत्र का बात किया है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है संयुक्त, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 में आपका ये जो कीवी है, कीवी जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कीवी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है। रूर क्षेत्र जो है दोस्तों याद रखिएगा आपका किस देश में स्थित है, आपको याद रखना चाहिए जर्मनी में स्थित है। और भारत का रूर प्रदेश किसे जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा भारत का रूर प्रदेश जाना जाता है आपका छोटा नागपुर प्लेटू जाना जाता है, यानी झारखंड को जो है छोटा नागपुर प्लेटू को भारत का रूर प्रदेश के रूप में जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जिस क्षेत्र में सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं उसको रूर कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा खनिज जो है जर्मनी में पाया जाता है। जर्मनी का एक जगह है जिसका नाम है रूर, तो रूर प्रदेश कहाँ है, जर्मनी में है। और भारत का रूर कौन है, याद रखिएगा छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का पठार, यानी झारखंड को जो है आपका झारखंड प्रदेश को देश का क्या कहा जाता है, रूर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोला गया। यूनानी शब्द जो है मेगालोपोलिस का क्या अर्थ है पूछा गया, अर्थ क्या होता है पूछा गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का विशाल नगर जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेट सिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका जो है दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा गया था 32 का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेखीय प्रकार की बस्ती जो है सड़क, नदी, नहर के किनारे पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन जो है 2 करेक्ट हो जाएगा, लीनियर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। स्नानागार शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो याद रखिएगा स्नानागार शब्दावली का प्रयोग जो है पैट्रिक गेडिज जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते 34 में क्या पूछा गया, नैनीताल किस प्रकार का नगर है। तो दोस्तों याद रखिएगा नैनीताल जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 34 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक पर्यटन नगर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों 35 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अभी तक 85 किया था, 85 और इधर हो गया आपका 35। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपका हो जा रहा है 120 क्वेश्चन। तो टॉप 120 क्वेश्चन आप लोग को करा दिया गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों इसको करके जाइएगा, काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने जो आप लोग को सुझाव दिया उसको भी आज रात में आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग की और क्या डिमांड है दोस्तों नीचे कमेंट कीजिएगा, आप लोग को जल्द से जल्द वो वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका कितना 120 क्वेश्चन में से कितना आपका सही हुआ। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।